पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युआन फेंग और जैन डीमन क्लान का जो एंसेस्टर था वो दोनों यहाँ पर आ चुके थे वांग से फाइट करने के लिए। वांग अकेला हो चुका था और उसके सामने दो लोग थे जो उससे ज्यादा पावरफुल और उसके जान के दुश्मन। सुन टाई भी वहां पर पहुंच चुका था जो दोनों से मुकाबला करने की कोशिश करता है ताकि वो वांग को बचा सके, लेकिन तब भी वो अकेला उन दोनों का ठीक तरह से मुकाबला नहीं कर पा रहा था। और जब इन तीनों की फाइट हो रही थी तो उनकी वजह से वांग की भी हालत खराब होने लगती है। ऊपर से सुन टाई ने उसके ऊपर अपना एक सील लगा दिया था और युआन फेंग का जो चाय वाला आर्टिस्टिक कंसेप्शन था उसका भी अटैक वांग को लग चुका होता है। तो इस वजह से वांग की सारी कल्टीवेशन धड़ल्ले से गिरते जा रही थी। ऐसा ही रहा तो वो कुछ ही टाइम के अंदर बिल्कुल एक मॉर्टल बन जाएगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग जो था वो एकदम घायल अवस्था में वहां पर पड़ा हुआ था। तो वहीं से कुछ बंदों का गुजर हो रहा होता है जो लोग घोड़े पे सवार थे। वो जैसे ही आगे बढ़ते उनको रास्ते में वांग बेहोश दिखाई देता है। उन्हें तो शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लगता है कि यहाँ पर ये बंदा पड़ा हुआ कैसे। तो वो लोग थोड़ा हथियार वगैरह लेकर धीरे धीरे वांग की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं ताकि उसको चेक कर सके कि ये जिंदा भी है या मर गया। जो बंदा यहाँ पर आया था वो वांग को देखकर कहता है कि अरे ऐसा लगता है कि ये जिंदा है, लेकिन इसकी सूरत तो देखो कितनी गंदी है, कुत्ते की मौत मारा होगा किसी ने इसको। एक काम करते हैं उसको उठा देते हैं और अपने महल के ना दरवाजे के सामने इसको लिटा देंगे। हमारी घोड़ा गाड़ी जो जाएगी इसकी लाश के ऊपर रुक जाएगी। हम वैसे भी कुत्तों की तरह ट्रीट करते हैं अपने ही साथियों को, तो उससे अच्छा इसी को ना ट्रीट कर ले। वैसे फ्री का गुलाम मिल गया है हमें। तो उन बंदों का बॉस कहता है कि ठीक है फिर जैसा तुम्हारी मर्जी, चलो ले लो उसको साथ में। तो ये सारे लोग वांग को अपने साथ उठा लेते हैं और उसको उठाने के बाद वो लोग उससे अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद हमें सुजाकू कंट्री जो थी उसके एक गली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा थी और वहाँ पर सभी लोग जो दो पेंटिंग लगी हुई थी उसको देखने के लिए आए हुए होते हैं। वो पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि वांग की और रेड बटरफ्लाई की ही लगी हुई थी। पेंटिंग को देखकर सारे लोग ये कह रहे थे कि हमने तो उस बैटल के बारे में सुना जो कि शेंग न्यू और रेड बटरफ्लाई के बीच हुआ। हालांकि यहाँ पर शेंग न्यू ने रेड बटरफ्लाई को हरा दिया, लेकिन अब ऐसा कहा जाता है कि रेड बटरफ्लाई क्लोज डोर कल्टीवेशन में जा चुकी है। वो अलग से कल्टीवेशन कर रही है और खुद को तैयार कर रही है शेंग न्यू से मुकाबला करने के लिए। सच में बहुत ही कमाल की वो लड़की है, लेकिन इन लोगों को क्या पता कि असल में रेड बटरफ्लाई के साथ क्या हो चुका है। तो वहीं हम रेड बटरफ्लाई को देखते हैं जो कि सुजाकू लॉर्ड का जो वो लड़के वाला डिसेबल था उसके ही घर में बैठी हुई होती है और वो आराम से अपना नहा वहा कर बाहर निकलता है। वो रेड बटरफ्लाई से कहता है कि मैं जानता हूँ अभी भी तुम्हारी सोल का पार्टनर थोड़ा बहुत तो तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद है, लेकिन तुम एक बात कान खोल कर सुन लो कि चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं अपने चुंगल से तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगा। रेड बटरफ्लाई होश में तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उसकी आंखें को देखकर उस बंदे को लग रहा होता है कि अभी भी रेड बटरफ्लाई मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो वहीं गली में जितने भी बंदे यहाँ पर मौजूद थे उनको एक बूढ़ा आदमी बता रहा होता है कि शेंग न्यू जो रेड बटरफ्लाई को हरा चुका है ना, अब तो हमें उसे ये खिताब दे ही देना चाहिए कि वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल पे जितने भी बंदे हैं ना उन सबसे ज्यादा पावरफुल है, नंबर 1 पे वो आता है। क्योंकि रेड बटरफ्लाई को हराना बच्चों का खेल तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी अजीब है कि रेड बटरफ्लाई को हराने के बाद वो कहीं गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया दुनिया में किसी को नहीं पता, न किसी को उसकी खबर है कि वो कहाँ जाकर जा चुका है। तो वहीं लियोमी जो थी उसको सुजाकू लॉर्ड अपने पास बुला रहा होता है। तो वो जल्दी से वहां पर जाती है और कहती कि आपने अर्जेंटली मुझे बुलाया, कुछ जरूरी काम आ गया है क्या? तो सुजाकू लॉर्ड से कहता है कि तुमने तो वो खबर सुनी ही होगी कि शेंग न्यू अचानक से कहीं गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया वो किसी को नहीं पता चल रहा। लियोमी कहती कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे, इसके बारे में तो मैंने भी सुना है, मैं भी उसको ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो नहीं मिल रहा। तो सुजाकू लॉर्ड कहता है कि टेंशन मत लो, वो जरूर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ना कल के टाइम पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा नॉर्थ के साइड से मेरी तरफ आते हुए महसूस किया, मानो कि नॉर्थ के साइड बहुत ही भयानक किसी का बैटल हुआ होगा। आराम से कहा जा सके तो इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के 2 बंदे या 3 बंदे आपस में फाइट कर रहे होंगे। ये उसी फाइट की बात कर रहा था जो कि वांग की थोड़ी देर पहले हुई थी। सुजाकू लॉर्ड कहता है कि मुझे लगता है ना ये फाइट जरूर शेंग न्यू से रिलेटेड होगी। तो वो उसको एक जेट देते हुए कहता है कि ये जेट लेकर जाओ, ये तुम्हारी मदद करेगा वांग को ढूंढने में। अगर वो फाइट में शामिल था तो वो काफी ज्यादा इंजर्ड होगा और यही तुम्हारे पास बेस्ट मौका है उसको अपनी मुट्ठी में जकड़ लेने का। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, तुम जरूर शेंग न्यू को जाकर ढूंढ लोगी। तो वहीं वो जो बदमाश लोग थे वो वांग को उठाकर पीलू किंगडम नाम की एक जगह पर ले आते हैं जहाँ पर वो सारे बदमाश रहा करते हैं। और वहाँ पे लाने के बाद तो उन्होंने वांग को घोड़ों के अस्तबल के सामने ही जाकर छोड़ दिया था। बिल्कुल अधमरी हालत में वांग वहाँ पर जाकर पड़ा हुआ था। वो कह रहा होता है कि मेरी 500 साल की कल्टीवेशन की मेहनत जो मैंने जी जान लगाकर हासिल किया था सब खत्म हो गया। बिल्कुल मैं अब बर्बाद हो चुका हूँ। अब सिर्फ 8 साल से भी कम का टाइम बचा है। हेवन के लोग फिर से आएंगे ली मुवान की सोल को ले जाने के लिए। मुझे मेरे लिए जरा से भी टेंशन नहीं है। मुझे टेंशन है ली मुवान की कि अगर वो लोग दोबारा आए तो उसको बचाने के लिए मैं वहाँ पर नहीं रह पाऊंगा। नहीं ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। मुझे मेरी सारी पावर को वापस से रिकवर करना पड़ेगा, क्योंकि
अगर मैं यहाँ पर खुद को रिकवर नहीं करूंगा ना तो ली मुआन को कोई नहीं बचा सकता। साथ ही साथ मेरी जो सोल है वो भी कमजोर होते जा रही है। अगर मेरी ओरिजिनल सोल खत्म हो गई तो मेरी जो ओरिजिनल बॉडी है वो भी कोई काम नहीं कर पाएगी, वो खुद भी खत्म हो जाएगी। मुझे एक ऐसी जगह की जरूरत है जहाँ का जो स्पिरिचुअल ऑरा है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वही मेरी मदद कर सकता है मेरी सारी कल्टीवेशन जो खो चुकी है उसको वापस हासिल करने में। लेकिन मुझे मेरी बॉडी को देखकर मुझ पर ही तरस आ रहा है कि ऐसी बॉडी लेकर मैं कैसे दोबारा कल्टीवेशन कर पाऊंगा जो हर तरह से टूटी हुई है। एकदम हर तरफ बर्फ गिर रही थी, वांग पूरा खून से नहाया हुआ, उसके कपड़े फटे हुए, उसको ठंडी भी बहुत ज्यादा लग रही थी, लेकिन उसके पास एक चादर नहीं था जिससे वो खुद को ढांक सके। तो वहीं जितने भी बदमाश लोग थे वो सभी यहाँ पर कह रहे होते कि हमारे जो दुश्मन एस्कॉर्ट एजेंसी है ना, हम तो उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। वो लोग अपने आप को समझते कि हम लोगों को उन्होंने कमजोर समझ कर रखा है, अब हमारी भी बारी आ चुकी है, हम भी हमारे दुश्मन को बिल्कुल ही नहीं छोड़ने वाले, हम हमारे दुश्मन को उनकी औकात दिखा देंगे। ये सारे लोग इसी तरह की आपस में बातें कर रहे थे और मस्त शराब वगैरह पीकर एंजॉय कर रहे होते हैं। और थोड़ी देर मौज मस्ती काटने के बाद वो लोग कहते हैं कि लगता है टाइम आ चुका है हमारे दुश्मनों को सबक सिखाने का, तो फिर चलो हम जल्दी जल्दी से तैयार हो जाते हैं। इसलिए वो जो उनमें से एक बंदा था वो यहाँ पर आता है और वांग को देखकर कहता है कि अबे तू फिर से मुझे दिखाई दे गया, तेरा जो अगली चेहरा है ना उसको देखकर मुझे गुस्सा आता है, बिल्कुल परफेक्ट, तू गुलाम मटेरियल है, तू गुलाम बनने के लायक का ही है, क्या करूँ तेरा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो गुस्सा मुझे पहले से चढ़ा है, तेरे ऊपर उतार दो क्या। इसलिए वो अपना गुस्सा बेचारे वांग के ऊपर बिना मतलब ही उतारते हुए उसको मार मार कर उसके हाथ और पैर दोनों तोड़ देता है। और वांग से कहता है कि तू तो खुशकिस्मत है जो आज मैंने तेरे सिर्फ हाथ और पैर तोड़े हैं, बाद में फिर से आऊंगा गुस्सा चढ़ा ना तो गुस्सा उतारने के लिए तेरी हड्डी पसली सब तोड़कर तुझे जान से मार दूंगा। वांग गुस्से में उसकी आंखों में झांक कर देख रहा था मानो कि वो उसकी सोल खींच कर बाहर निकाल लेगा। तो बंदा कहते कि ऐसे क्या देख रहा है, आंख उठा के, आंखें नीचे को वरना तेरी आंखें ये फोड़ दूंगा। वो कोड़ा ही उठाकर वांग को मारना शुरू कर देता है, इतना मारता है वांग को कि वांग की हालत खराब हो चुकी थी। एक तो उसका हाथ पैर टूटा, उसके बदन में जान नहीं, ऊपर से अभी और ज्यादा उसको मार रहा था। तो वो सारे बदमाश उस बंदे से कहते हैं कि क्या कर रहा है, टाइम नहीं है हमारे पास, बाद में आकर इसको मार लेना, अभी चलते हैं दुश्मनों को सबक सिखाने। इसलिए वो बंदा वांग की पूरी बॉडी को छलनी करने के बाद और जब तक कि वांग बेहोश होने के लायक नहीं हो जाता तब तक कि वो वहां से नहीं जाता, और जब वांग पूरी तरह से वहां पर बेहोश हो जाता है तो वो बंदा भी उसको ऐसे ही अधमरी हालत में छोड़कर जा चुका था। इससे बुरी हालत आज तक के कभी भी वांग की हुई ही नहीं थी। इसके बाद वो जो बंदे थे वो वांग को उठाकर दुश्मनों के इलाके में भेज देते हैं और उसके अंदर किसी तरह का पॉइजन भी उन लोगों ने डाल दिया था। वो जो बदमाश बंदों के जो दुश्मन थे एस्कॉर्ट एजेंसी वाले, जब वो वांग के पास आकर देखते हैं कि ये बंदा कौन मरा हुआ है, तो जो पॉइजन उन्होंने वांग के अंदर डाला था वो पॉइजन बदमाशों के ऊपर ही हमला कर देता है, जिस वजह से उनकी हालत खराब हो चुकी थी। और वो सारे बदमाश अपने एस्कॉर्ट एजेंसी के दुश्मनों से कहते हैं कि फंस गए जाल में, हमने इस वांग को बकरा बनाया था और देखो इस बकरे ने तुम्हें जाल में फंसा दिया। इसके बाद तो वहाँ पर बड़ी धमाल की फाइट शुरू हो जाती है। वो बदमाश लोग एस्कॉर्ट एजेंसी वालों से लड़ रहे थे और बेचारा वांग यहाँ पर चारा बनकर एकदम अधमरी हालत में बस पड़ा हुआ था। वो बस उनकी वो फाइट वहाँ पर देखे जा रहा होता है। ऐसे ही चलते हुए कुछ और दिन भी गुजर जाते हैं और उसके बाद जो सारे बदमाश थे अपने दुश्मनों का खात्मा कर अपने वापस से पीलू किंगडम के अंदर वापस आ चुके थे। वो लोग कहते कि आज तो हमने हमारे दुश्मनों का खात्मा कर दिया, आज तो जमकर पार्टी होगी, मौज काटेंगे हम लोग आज। वो सभी वांग से कह रहे होते कि इसको जाओ और अस्तबल के अंदर डाल देना, वहाँ पर एक कोने कानी में पिंजरा होगा, उसी के अंदर इसको कैद करके रखना, अगली बार हमें फिर से इसकी जरूरत पड़ेगी दुश्मनों को ललचा कर उन्हें फंसाने के लिए। आज बड़ा अच्छा काम किया इसने। जिसके बाद वो सारे मिलकर वांग को एक पिंजरे के अंदर डाल देते हैं और पिंजरे के अंदर पानी भरा हुआ था, चारों तरफ से वांग के हाथ पैर चेन से बंधे हुए थे और अधमरी हालत में वांग कह रहा होता है कि एक कल्टीवेटर जो अपना जिंदगी का हर एक एक्सपीरियंस खो चुका हो ना, उसकी हालत वही हो जाती है जो आज मेरी हुई है। ऐसी हालत दुनिया में किसी दुश्मन की भी ना हो जो आज मैं खुद महसूस कर पाऊं। एक मॉडल इंसान से भी बुरी हालत मेरी हो चुकी है। लेकिन वो कह रहा होता है कि ली मुआन मेरा इंतजार करना, चाहे ये रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, ये कटेगा जरूर, मैं कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगा और उससे भी ज्यादा पावरफुल बनकर आऊंगा जितना कि मैं पहले हुआ करता था। तो जरा से भी टेंशन मत लेना, तुम्हारा वांग तुम्हारे पास वापस जरूर आएगा। सच में वांग कितना ज्यादा डेडिकेटेड बंदा है अपने प्यार के लिए, उसकी कोई हद नहीं। ऐसी हालत में है जहाँ उसको खुद की जान की परवाह नहीं, लेकिन वो कह चुका है कि वो ली मुआन के लिए वापस आएगा, तो अब वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो यहाँ पर इधर उधर देख रहा होता है कि कोई तरीका उसको मिल जाए जिसकी मदद से वो खुद को छुड़ा सकता है इस पिंजरे से। तो वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। वो जल्दी जल्दी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पिंजरा तो टूट ही नहीं रहा होता क्योंकि उसके पास पावर ही नहीं है। पावर होती तो ये पिंजरे में वो कोई उसको कैद ही नहीं कर पाता, वो एक हाथ से पिंजरा तोड़ देता। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ही लेकिन वांग की किस्मत उसका साथ दे जाती है, क्योंकि जिस पानी के अंदर वांग को रखा गया था ना, वो मिस्टीरियस तरह से हल्का सा स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ था। यहाँ के मॉडल इंसान को तो इसका मतलब भी नहीं पता था, लेकिन वांग ठहरा एक कल्टीवेटर
कल्टीवेटर तो उसने इस पानी की जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी ना उसको महसूस कर लिया था। वो स्पिरिचुअल एनर्जी वांग की बॉडी के अंदर समा रही होती है। वांग कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे यहाँ पर मिल गया। अगर ये सारी पानी की एनर्जी मैं अपने बॉडी के अंदर डाल लूँ ना तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी बन जाएगी कि मुझे पिंजरे से बाहर निकाल सकती है और थोड़ा सा किक स्टार्ट दे सकती है मेरे कल्टीवेशन के वापस से सफर को। तो वांग दोबारा से यहाँ पर वो सारी की सारी एनर्जी को कलेक्ट करना शुरू कर देता है, जिस सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।